जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम है अजय कृष्ण वंशी। हम बीकानेर के राठौड़ राजवंश के बारे में पिछले कुछ दिनों से चर्चा कर रहे थे दोस्तों, और आज भी हम बीकानेर के राठौड़ राजवंश के बारे में ही चर्चा करना चाहेंगे। आज हमारी चर्चा का जो विषय है दोस्तों, वो बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है, जो कि राजस्थान की अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चर्चा को प्रारंभ करते हैं। राय सिंह, महाराजा राय सिंह। महाराजा राय सिंह का दोस्तों शासनकाल 1574 से रहता है 1612 तक। 1574 से 1612 तक महाराजा राय सिंह का शासन काल रहता है। हम सबको जानकारी है, इसे पिछले वाले लेक्चर में हमने चर्चा भी की है कि जब 1570 में नागौर दरबार का आयोजन किया गया था अकबर के द्वारा, तब राव कल्याणमल के साथ राय सिंह ने भी मुगलों की या फिर अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। यानी कि दोस्तों ये अकबर की अधीनता में 1570 में ही आ गया था। उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, इसके द्वारा राय सिंह के द्वारा गुजरात तथा कंधार अभियान पर बहुत ज्यादा वीरता का प्रदर्शन किया जाता है। यानी कि गुजरात तथा कंधार अभियान के दौरान महाराजा राय सिंह या फिर राय सिंह के द्वारा अत्यधिक वीरता का प्रदर्शन किया जाता है। वीरता इनके द्वारा दिखाई जाती है। इस वीरता से प्रभावित होकर अकबर के द्वारा 1572 में राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त कर दिया जाता है। जोधपुर रियासत का प्रशासक नियुक्त कर दिया जाता है 1574 में। 1572 में अकबर के द्वारा राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त कर दिया जाता है। उसके बाद में दोस्तों घटनाक्रम आता है 1574 का, जब विधिवत तौर पर राय सिंह बीकानेर का शासक नियुक्त होता है या फिर बीकानेर का शासक बनाया जाता है अकबर के द्वारा। 1574 में दोस्तों अकबर के द्वारा राय सिंह को महाराजाधिराज की उपाधि देकर तथा 4000 मनसब प्रदान करके बीकानेर का शासक बना दिया जाता है। यानी कि 1574 में विधिवत तौर पर राय सिंह अब बीकानेर का शासक बन जाता है, और अकबर के द्वारा जब ये शासक बनता है तब इसको महाराजाधिराज की उपाधि तथा 4000 का मनसब प्रदान किया जाता है। हम कह सकते हैं दोस्तों कि जो महाराजा राय सिंह है, ये दो मुगल शासकों की सेवा में रहा। एक तो है अकबर की सेवा में रहा, एक तो अकबर की सेवा में रहा। इसके अलावा दोस्तों ये जहांगीर की सेवा में भी रहा था। इसके अलावा दोस्तों राय सिंह कुंवर व शासक दोनों ही रूपों में मुगलों की सेवा में रहा। कुंवर मतलब जब ये शासक नहीं बना था, यानी कि इसके पिता के साथ जब इसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, यानी कि हम कह सकते हैं 1570 से लेकर 1574 तक ये कुंवर रूप में मुगलों की सेवा में रहा, और 1574 से 1612 ईस्वी तक ये शासक रूप में मुगलों की सेवा में रहा। दो मुगल शासकों की सेवा में रहा था दोस्तों ये, एक तो अकबर और एक जहांगीर। अकबर के द्वारा इसको 4000 का मनसब प्रदान किया गया, लेकिन दोस्तों जहांगीर का बहुत खास था। ऐसा कहा जाता है कि मुगल शासक जहांगीर का सबसे विश्वस्त राजपूत अगर कोई था तो उसका नाम है राय सिंह। यानी कि जहांगीर का सबसे विश्वस्त राजपूत था ये। इनकी सबसे ज्यादा भरोसा अगर जहांगीर किसी राजपूत पर करता था तो उसका नाम है राय सिंह। इसके अलावा राय सिंह के द्वारा जहांगीर को शासक बनाने में सहयोग भी प्रदान किया गया था, और भरोसेमंद व्यक्ति था जहांगीर के लिए कौन? राय सिंह। इस वजह से दोस्तों जहांगीर के द्वारा राय सिंह को 5000 का मनसब भी प्रदान किया गया था। यानी कि जो 4000 का मनसब प्रदान किया गया था अकबर के द्वारा, उसको बढ़ाकर जहांगीर के द्वारा ये मनसब अब कितना कर दिया गया? 5000 का कर दिया गया था। 1575 में राय सिंह अकबर के आदेश पर सिरोही पर चढ़ाई कर देता है। 1575 में राय सिंह अकबर के आदेश पर सिरोही पर चढ़ाई कर देता है। सुल्तान सिरोही का जो शासक होता है सुल्तान देवड़ा, उससे इसका युद्ध होता है, और उस युद्ध में सुल्तान देवड़ा को पीछे हटना पड़ता है, और राय सिंह सुल्तान देवड़ा को बाध्य कर देता है कि वो मुगलों की अधीनता स्वीकार करे। इस वजह से बाद में सुल्तान देवड़ा के द्वारा भी मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली जाती है। लेकिन इस सिरोही अभियान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया जाता है दोस्तों
राय सिंह के द्वारा। इसके अलावा पेन चेंज कर लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों 1587 से लेकर 1594 तक करमचंद की देखरेख में राय सिंह के द्वारा जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया जाता है। कौन सी किले का निर्माण करवाया जाता है? जूनागढ़ किले या फिर जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया जाता है। 1587 से 1594 के दौरान राय सिंह के द्वारा करमचंद की देखरेख में जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया जाता है। और इस जूनागढ़ किले में दोस्तों 1594 में राय सिंह के द्वारा राय सिंह प्रशस्ति की रचना भी करवा दी जाती है। राय सिंह प्रशस्ति की रचना भी करवा दी जाती है। इस राय सिंह प्रशस्ति को दोस्तों बीकानेर प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। इसको मैं थोड़ा सही कर लेता हूँ, ऑनलाइन डिस्टर्ब हो रहा है। 1587 से 1594 के मध्य राय सिंह के द्वारा बीकानेर में प्रसिद्ध जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया जाता है। और 1594 में इस जूनागढ़ किले में राय सिंह प्रशस्ति या फिर बीकानेर प्रशस्ति की रचना भी कर दी जाती है। ये चर्चा हम कर चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों ये जो जूनागढ़ दुर्ग का दरवाजा था, इसको एक बार सेट कर ही लेता हूँ। इसको थोड़े तार में मिस्टेक आ गई थी, ये तार उलझ गए थे। वापस स्टार्ट करते हैं। 1587 से 1594 के दरमियान जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया जाता है। और राय सिंह प्रशस्ति की रचना भी किसके द्वारा करवा दी जाती है? राय सिंह के द्वारा या फिर बीकानेर प्रशस्ति। इसी जूनागढ़ किले के दरवाजों पर दोस्तों राय सिंह के द्वारा जयमल मेड़तिया तथा फत्ता सिसोदिया की पाषाण मूर्तियां स्थापित करवाई जाती है। फत्ता सिसोदिया की पाषाण मूर्तियां स्थापित करवाई जाती है। जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया का संबंध किससे है? मेवाड़ के गोइल वंश से इनका संबंध है। जब मेवाड़ का दूसरा शाखा गठित हुआ था तब इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया, इनका संबंध मेवाड़ से है। और इनकी वीरता से प्रसन्न होकर राय सिंह के द्वारा दोस्तों जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया की पाषाण मूर्तियां बीकानेर के जूनागढ़ किले के बाहर स्थापित करवाई गई थी। राय सिंह दोस्तों एक बार जा रहा था दक्षिण भारत के अभियान पर। कहाँ पर जा रहा था ये? दक्षिण भारत के अभियान पर जा रहा था। दक्षिण भारत के अभियान पर ये जा रहा था। और दक्षिण भारत के अभियान पर जाते हुए इसने फोग का पौधा देखा। फोग वो नहीं है जो हम आजकल सुनते हैं, क्या चल रहा है, फोग चल रहा है, वो उस वाले फोग की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ये फोग का पौधा भी होता है। आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपको फोग का पौधा नजर आ जाएगा, उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो जब ये दक्षिण भारत के अभियान पर जा रहा था तब राय सिंह को एक फोग का पौधा नजर आया। और उस फोग के पौधे को देखकर राय सिंह कहता है दोस्तों कि तू तो देसी रोकड़ा, मैं परदेसी लोग, माने तो अकबर ताड़ियो, तुम क्यों आयो परदेश। यानी कि हम तो विदेशी लोग हैं, अकबर ने हमको भेजा है, लेकिन तू तो देसी पौधा है, तू यहाँ पर क्यों आया। इस प्रकार की ये कहावत भी देखने को हमें मिलती है। और भी कुछ पॉइंट है दोस्तों राय सिंह के रिगार्डिंग, वो भी हम चर्चा का विषय बनाना चाहते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ ताकि जगह पर्याप्त हो जाए अपने लिए। जिंदगी एक सफर है सुहाना, किसने जाना। दोस्तों राय सिंह अकबर के वहां से आया था और अकबर के वहां पर उस्ता कलाकार थे। कहते हैं वहां पर अकबर के दरबार में उस्ता कलाकार, अकबर के दरबार में क्या थे? उस्ता कलाकार थे। वहां से राय सिंह 7 उस्ता कलाकार को बीकानेर लाया। कितने? 7 उस्ता कलाकार को राय सिंह बीकानेर लाया। और तब से बीकानेर में उस्ता कला का प्रचलन काफी बढ़ गया था। यानी कि बीकानेर में जो उस्ता कला का जन्म हुआ, वो उस्ता कला का जन्म
किसके द्वारा हुआ? वो राय सिंह के द्वारा हुआ। यानी कि बीकानेर में उस्ता कला का जनक हम कह सकते हैं दोस्तों राय सिंह को, क्योंकि राय सिंह अकबर के दरबार से 7 उस्ता कलाकारों को बीकानेर लाया था। जहाँ और ये बीकानेर आने के बाद में बीकानेर में जो उस्ता कलाएं काफ़ी फली फूली। उस्ता कला क्या होती है आप एक बार गूगल पे जरूर सर्च करना। इसके अलावा जब हम राजस्थान की कला और संस्कृति का अध्ययन करेंगे तब उस्ता कला को मैं वहाँ पर काफ़ी डिटेल में आपके साथ चर्चा का विषय बनाऊंगा। दोस्तों राय सिंह के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया, एक ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम है राय सिंह महोत्सव। क्या नाम है? राय सिंह महोत्सव। राय सिंह के द्वारा एक ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम है दोस्तों राय सिंह महोत्सव ग्रंथ। इस राय सिंह महोत्सव ग्रंथ में बीकानेर के प्रथम शासक से लेकर राय सिंह तक का वर्णन मिलता है। यानी कि बीकानेर के सभी शासकों की वंशावली का जिक्र अगर किसी ग्रंथ में मिलता है तो उस ग्रंथ का नाम है दोस्तों राय सिंह महोत्सव ग्रंथ। और इस राय सिंह महोत्सव ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी? राय सिंह के द्वारा की गई थी। इसके अलावा दोस्तों ज्योतिषमाला एक ग्रंथ है जिसका नाम है ज्योतिषमाला। इस ज्योतिषमाला ग्रंथ पर राय सिंह के द्वारा बाल बोधिनी नामक टीका लिखी गई। ग्रंथ का क्या नाम है? ज्योतिषमाला। ज्योतिषमाला ग्रंथ की रचना राय सिंह ने नहीं की है, लेकिन इस ग्रंथ पर जो बाल बोधिनी टीका है वो किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों? राय सिंह के द्वारा लिखी गई। बीकानेर में एक बार अकाल पड़ गया था, भयंकर अकाल पड़ गया था। तब दोस्तों राय सिंह के द्वारा अकाल राहत कार्य करवाए गए, अकाल का उचित प्रबंधन करवाया गया तथा वहाँ के जो आम नागरिक थे, सामान्य जो जनता थी, उनको अन्न की आपूर्ति करवाई गई। इसी वजह से मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को राजपुतानी का कर्ण कहा है। क्या बोला मैंने? अकाल पड़ गया था तब इसके द्वारा अकाल का क्या करवाया गया भाई? उचित प्रबंधन करवाया गया। इसी वजह से और मुफ्त में अनाज बांटा गया। बीकानेर की जनता को मुफ्त में अनाज बांटा गया किसके द्वारा? राय सिंह के द्वारा। इसी वजह से दोस्तों मुंशी देवी प्रसाद जिनका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं, मुंशी देवी प्रसाद ने क्या कहा है? मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुतानी के कर्ण के नाम से संबोधित किया है। राजपुतानी का कर्ण कहा है किसको? राय सिंह को। मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को राजपुतानी की कर्ण की संज्ञा दी है। 1612 में बुरहानपुर, और बुरहानपुर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। 1612 में बुरहानपुर मध्य प्रदेश में राय सिंह की मृत्यु हो जाती है। और ये सारा घटनाक्रम हम विचार विमर्श कर ही चुके हैं दोस्तों किसके रिगार्डिंग? राय सिंह के रिगार्डिंग। 2-3 जानकारियां जो आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। हालांकि राय सिंह इतना अधिक महत्वपूर्ण है कि आपको सारी जानकारियां ध्यान में रखनी है, फिर भी दोस्तों 2-3 जानकारियां जो मैं आपसे प्रमुखता के साथ बता रहा हूँ वो तो आप जरूर ध्यान में रख ही लेना। राय सिंह के द्वारा 1587 से 1594 के मध्य करमचंद की देखरेख में जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया गया। और 1594 में इस किले पर एक प्रशस्ति की रचना करवाई गई। उस प्रशस्ति का नाम है दोस्तों राय सिंह प्रशस्ति या फिर बीकानेर प्रशस्ति। इसके अलावा बीकानेर में जब अकाल पड़ा था तो इस राय सिंह के द्वारा अकाल राहत कार्य उचित प्रबंधन के साथ करवाए गए। इसी वजह से मुंशी देवी प्रसाद ने इनको राजपुतानी का कर्ण कहा है। जबकि दोस्तों कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है? कलयुग का कर्ण कहा जाता है लूण कर्ण को, और वो भी मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। मुंशी देवी प्रसाद ने ही बीकानेर के शासक लूण कर्ण को कलयुग का कर्ण कहा था, और मुंशी देवी प्रसाद ने ही राय सिंह को राजपुतानी का कर्ण कहा है। इसके अलावा दोस्तों राय सिंह के द्वारा राय सिंह महोत्सव नामक ग्रंथ लिखा गया, ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा गया। इस ग्रंथ में राय सिंह तक के जितने भी शासक हुए उनकी वंशावली का जिक्र मिलता है, उनका इतिहास मिलता है। ये जानकारी भी आप जरूर ध्यान में रखना। इसके अलावा सारी जानकारियां हम हमारी चर्चा का विषय बना चुके हैं। आप पूरे लेक्चर को एक बार ध्यान से सुनना। इसके अलावा आप लिख सकते हो तो पॉइंट नोट्स भी बना लेना, क्योंकि एक पेज से ज़्यादा के नोट्स नहीं बनेंगे मेरे ख्याल से। उसके बाद में आप चाहो तो क्वेश्चन भी कर लेना। क्वेश्चन करने में आपको कोई भी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो पर्टिकुलर क्लास है, हालांकि कुछ बाधाएं आई हैं, जैसे वायर वगैरह से संबंधित 1-2 बाधाएं आई हैं, बावजूद उसके अगर आपने शुरू से अंत तक लेक्चर को देखा है तो आपको ये लेक्चर निश्चित तौर पर फायदा पहुंचाएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।